संविधान ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें देश दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नागरिकता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मौलिक अधिकार दे रहा हूँ। मौलिक अधिकार वो जिसे कोई छीन नहीं सकता। मौलिक अधिकार अपने आप में संसद के विधेयकों द्वारा और संशोधन द्वारा अक्षुण्ण है, उसको छुआ नहीं जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान बनाने वालों ने जिस सोच के साथ संविधान को बनाया था, उस सोच के तरह जाकर के आप देश को नहीं बना सकते। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज आज के इस एपिसोड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन लेकर के आया हूं। इससे लगातार क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कई बार हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमने इसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। लेकिन यकीन जानिए, कहीं ना कहीं आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के पोर्शन को देखा होगा, या फिर लक्ष्मीकांत से देखा हो, एनसीईआरटी से देखा हो, या लूसेंट से देखा हो, ये पोर्शन लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक लिस्ट होती है पूरी। कई बार लोग इसे स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है कि लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को दी गई है। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें एक राज्यपाल को 2 राज्यों के अधिक राज्यपाल बनने की अनुमति दी जा सकती है। यूपीएससी ने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रधानमंत्री के काल में। तो पहला ही संशोधन था। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, जो कि 21 वर्ष पे था, उसे घटा करके 18 वर्ष किया गया। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का पोर्शन जोड़ा गया। उस कमेटी के बारे में भी पूछ लेता है अक्सर। तो आइए इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहां से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, केवल 10 मिनट में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हर एग्जाम के लिए जरूरी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह संविधान संशोधन होता क्या है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रमुख संशोधन क्या हैं। तो उससे पहले हम जानें कि यह संशोधन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में क्या किया गया है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। एक होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ, यानी विशेष बहुमत के साथ साथ 1/2 स्टेट की रिकमेंडेशन। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो 28 राज्य है, उसमें से अगर 15 राज्य किसी संविधान संशोधन पे एग्री हो जाते हैं तो वो लागू हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। 15 राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन वो कौन सा संविधान संशोधन होगा जिसमें राज्यों की रिकमेंडेशन को काफी महत्व दिया जाता है। ऐसा संविधान संशोधन जिसमें राज्यों के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता हो, जैसे राज्यसभा सीट का बंटवारा, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई नियमन। ये अपने आप में क्या है, क्योंकि हम राष्ट्रपति के चुनाव में जानते हैं राज्य की विधानसभा के विधायक भी क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो अगर उसकी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होगा तो राज्यों के अधिकार में परिवर्तन होगा। राज्यसभा में परिवर्तन में क्यों होता है ये, क्योंकि राज्यसभा विपक्ष का भी सदन होता है, बड़े लोगों का भी सदन होता है, और ये राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है जिसमें राज्यों की अलग पार्टी, अगर केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है किसी पार्टी की, तो राज्य सरकार के जो विधायक होते हैं वो चुन करके राज्यसभा का मेंबर भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यसभा में। दैट्स वाई अगर इस प्रकार का कोई संशोधन होता है तो 1/2 से ज्यादा राज्यों का रिकमेंडेशन भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए, पहला संविधान संशोधन
पहला संविधान संशोधन, सबसे पहले क्या किया गया इसमें, 1951 प्रधानमंत्री नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके ही शासनकाल में पहला संविधान संशोधन हो गया। राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया और जमींदारी विरोधी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 9वीं अनुसूची जोड़ने का क्या कारण था? उस वक्त कंडीशन ये था कि भारत के संविधान ने मौलिक अधिकारों के तहत संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार घोषित किया था। अचानक समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जो जमींदार वर्ग था वो चाहता था उसकी जमीनों पे उसका मौलिक अधिकार है उसको कोई सरकार छीन ना पाए। वहीं सरकार को सड़कें बनाने के लिए, पार्क, अस्पताल बनाने के लिए, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के काम करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो एक ऐसी अनुसूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें यह प्रोविजन किया गया कि इसमें डाले गए कोई भी कानून न्यायपालिका ना तो उसका जांच कर सकेगी और ना ही इसको यह माना जाएगा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या किया गया है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में सार्वजनिक आदेश, हम आर्टिकल 19 देखते हैं जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई भी समूह बना सकता है, ग्रुपिंग, लेकिन उस पे युक्ति निर्बंधन भी है। यानी उसको भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार तो दिया है लेकिन वो अधिकार अपने आप में अनंत नहीं है। भारत की एकता, अखंडता को अगर कोई अक्षुण्ण बनाए रखने में परेशानी क्रिएट कर रहा है, अगर भारत के संविधान की वहां के लोगों, रहने वाले लोगों पे अत्याचार, उत्पीड़न और बालात श्रम करवाने का प्रयास कर रहा है, हथियार उठा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है तो आप बम बनाएं और ला करके स्कूल में छोड़ दें और कहें कि ये तो व्यवसाय करने का अधिकार है हमारा। ये तो नहीं होना चाहिए। आप कहें कि हमको कहीं भी आने जाने का अधिकार है और जाएं जंगलों में जनजाति रहने वाले लोगों का खून कर दें, कहें ये तो मेरा अधिकार था, गए लड़ाई हो गई, मार दिया, खत्म, खलास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए आपको कुछ निर्बंधन होना चाहिए। अगर संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिया है तो कर्तव्य भी तो मांगे हैं। संविधान ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें देश दे रहा हूं, मैं तुम्हें नागरिकता दे रहा हूं, मैं तुम्हें मौलिक अधिकार दे रहा हूं। मौलिक अधिकार वो जिसे कोई छीन नहीं सकता, मौलिक अधिकार वो जो न्यायालय में जस्टिबल है, मौलिक अधिकार वो जो अपने ही देश की सरकार से आपकी सुरक्षा करता है। तो संविधान ये भी कहता है ये अधिकार तो ऐसा है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन भविष्य में आवश्यकता अनुरूप अगर सरकारों को लगा और उनके पास संसाधन उपलब्ध हुए तो वो तुमको एक्स्ट्रा डोमिनोज और मूवी भी दिखाने ले जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि सरकार अपने संसाधन के अनुरूप कानून बना करके जो एक्स्ट्रा अधिकार देगी वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यही डोमिनोज और एक्स्ट्रा मूवी का है कि जब पैसा होगा तो जाएंगे डोमिनोज या मूवी देखने। ये डीपीएसपी है। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया कि उस पे अलग से और क्या कोटेशन लगाया जाए और क्या निर्बंधन लगाया जाए, तो सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाया जाना जोड़ा गया, जो न्यायोचित भी बना दिया गया। ठीक है। अब हमारे नेपाल के साथ अच्छे संबंध हैं। हम गए गोरखपुर और बॉर्डर पे खड़े हुए और वहीं पे खड़े होकर लगे गाली देने नेपालियों को। तो ये क्या है? कहे हमको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो घर ही आएंगे। तो संविधान कहेगा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में आपका अधिकार नहीं आता है। ये विदेशी राज्यों के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और आपने अपने अधिकारों से अधिक जाकर के उसका प्रयोग किया है तो हम यहां पे आपको रोकेंगे और जेल खाने का खाना आपको खिलाएंगे। अगला संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसमें पारित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। डायरेक्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? यानी हाउ मेनी स्टेट एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इन 1951? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है।
संविधान की 2री और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया। हम क्या देखते हैं, बंबई क्या है, दादर नगर हवेली, उसके लिए भी काम करता है बंबई उच्च न्यायालय, और महाराष्ट्र के लिए भी। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी काम करता है। फिर उसके बाद गुवाहाटी उत्तर पूर्व के अन्य स्टेटों के लिए भी काम करता है। तो ये प्रोविजन कहां से मिला, संविधान से मिला। संविधान का 7वां संविधान संशोधन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का भी निर्माण किया जा सकता है। इसमें एक पोर्शन और ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। मूल संविधान में प्रोविजन ये था, आर्टिकल में दिया गया था, राज्य के आर्टिकल्स का जो सेक्शन है पार्ट 6 जो है, उसमें राज्यों के बारे में प्रोविजन किया गया है। उसमें यह था प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में संशोधन करके यह कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति भी राज्यपाल हो सकता है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे बिहार का कोई राज्यपाल हो और अचानक उसको सांसद बना दिया गया या फिर कोई चीज कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को कहा जाता है कि आप बिहार का भी कार्यभार सौंपिए। तो हम ये कहते हैं कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, पुर्तगाल से दादर नगर हवेली को अधिग्रहित किया गया और इसके तहत इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया अनुच्छेद 240 में। ये 1961 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन, दादर नगर हवेली किस वर्ष पुर्तगालियों से लिया गया, तो 1961 में। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन और 25वां, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकाल लगने से पहले जो इंदिरा गांधी चाहती थी कि संसद पर और संविधान पर उनका एक अधिकार सर्वाधिक हो, यानी हम ही सब कुछ हैं, जब जब सत्ता पे बैठने वाले लोगों को अत्यधिक सीटें मिली हैं तो वो तानाशाही की ओर गए हैं। इसका प्रमाण कल भी था, इसका प्रमाण आज भी है। हम तानाशाह होते जाते हैं। यह अलग बात है कि भारत में तानाशाही खुल करके कभी नहीं आ सकती, वैचारिक तानाशाही हो सकती है, संवैधानिक तानाशाही भारत में ना कभी हो सकती थी ना हो सकती है। तो इसमें प्रोविजन क्या किया गया था, इसमें 24वें संशोधन करके किया गया कि इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि संसद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किसी भी हिस्से में। अर्थात संसद को मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति दी गई। यानी हम ही संसद हैं, हम ही संविधान है। इन संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामले 1967 के बाद लाया गया, जिसमें यह कहा गया था, गोलकनाथ केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967। इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मौलिक अधिकार अपने आप में संसद के विधेयकों द्वारा और संशोधन द्वारा अक्षुण्ण है, उसको छुआ नहीं जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। तब संशोधन किया इंदिरा गांधी की सरकार ने और कहा कि जिस हिस्से में भी चाहें हम संशोधन कर सकते हैं, हम ही संसद हैं, हम ही भगवान हैं। फिर 25वां संविधान संशोधन 1971, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच में आर्टिकल 31C और 39B, इन दोनों के तहत कहा गया कि अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो डीपीएसपी को प्रभावी माना जाएगा, मौलिक अधिकारों को प्रभावी नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1973 के आसपास क्या हुआ, केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस ने ये सारी रूपरेखा पलट करके रख दी। केशवानंद भारती वो केस था जिसमें आज तक के इतिहास में, आज 2023 है, 2023 और 1951 से लेकर के अब तक इतनी बड़ी बेंच किसी मसले पे नहीं बैठी है। 13 जजों की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में और उसने फैसला दिया था, बेशक संसद को संविधान के किसी भी पोर्शन में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु, सदा वचन याद रहे, परंतु शब्द का प्रयोग किया और एक नया शब्द भारत के राजनीति और संविधान के पढ़ने जानने वालों के लिए मिला, वो था आधारभूत संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है?
क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना? ये वो संरचना है जो एक बुनियाद है, जो एक सोच है। भारत के संविधान बनाने वालों ने जिस सोच के साथ संविधान को बनाया था, उस सोच से परे जाकर के आप देश को नहीं बना सकते। तो ये दिखता कहां है? तो जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो प्रस्तावना लिखता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में भारत के वसुधैव कुटुंबकम की पहचान है। ये अपने आप में धर्मनिरपेक्षता का पर्याय है। ये अपने आप में भारत की मातृभूमि ने जिसमें हर एक धर्म, जाति, मत, मजहब को पोषित किया और आगे बढ़ाया, उसकी पहचान है वी द पीपल ऑफ इंडिया। लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सभी लोगों को उपासना करने की स्वतंत्रता, ये क्या है? ये संविधान बनाने वालों की सोच है जो संविधान में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि आप परिवर्तित तो कर सकते हैं लेकिन उसका मूल ढांचा कभी ढा नहीं सकते हैं। ठीक है। फिर 26वां संविधान संशोधन आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा कदम लिया। हुआ ये कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया जाता था साइन करने के लिए राजा महाराजाओं को 1947 के आसपास कि आप भारत में विलय होने के लिए सिग्नेचर कर दीजिए कि आप अपने अधिकार क्षेत्र को भारत में मिला रहे हैं, तो उस वक्त ये प्रोविजन किया गया था कि आप राजा महाराजा हैं, कुछ आपको पेंशन वगैरह दिया जाएगा, कुछ अधिकार दिया जाएगा। वो सारी चीजें इंदिरा गांधी ने कहा कि अब सभी नागरिक समान हैं। अब 1971 के बाद कोई राजा महाराजा को कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोविजन था। 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1976 में किया गया था। इसके तहत इतना सब संशोधन हुआ था, इस वजह से इसको लघु संविधान भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संशोधन लघु संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। एक चीज को सही कर रहा हूं, स्टार्टिंग में मैंने बंधुता जोड़ने की बात कर दी थी, जबकि अखंडता जोड़ा गया है। इसको सही कर लीजिएगा। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संसद, राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्यों भाई 5 वर्ष का कार्यकाल 6 वर्ष क्यों हो गया? क्योंकि आपातकाल लगाया गया था और आपातकाल के लिए आर्टिकल 352 में प्रोविजन है कि संसद चाहे तो एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने में बार बार रिकमेंडेशन संसद के द्वारा मिलना चाहिए। इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों को कम करने की शक्ति वाला प्रावधान पर रोक लगा दिया। न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। इसने जो स्टेट लिस्ट का था उसको संवर्ती लिस्ट में ले आया, यानी स्टेट लिस्ट के पॉइंट को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। यानी वह विषय जिसपे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती थी उसको कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची किस देश के संविधान से सीखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा गया था। इसमें शामिल कर देने का मतलब यह है इस विषय पे अब केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पे कानून बनाते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो मान्य होता है। ठीक है। यहां भी केंद्र सरकार को बढ़त मिली हुई है। तो शिक्षा, वन, वजन, माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अनुच्छेद 329 का के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियां दे दी गई। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया गया। 26 क और 228 का 226 क और 228 क के अनुसार इस संशोधन ने केवल उच्च न्यायालयों को राज्य विधानसभाओं की वैधता पर शासन करने की अनुमति दी गई। 131 का के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया गया कि वह इस तथ्य पर विचार कर सकता है कि कोई केंद्रीय कानून
कानूनी है या नहीं है, यानी उसको निरस्त भी कर सकता है। संघवाद पे क्या प्रभाव पड़ा? अनुच्छेद 257 का केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी शस्त्र बल को तैनात करने में सक्षम। तो हम सुनते हैं मणिपुर में हिंसा चल रही है तो गृह मंत्रालय ने आरपीएफ की टुकड़ी भेजी, सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजी, तो इस संशोधन के तहत ये हो पाया। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांत 24, 19, 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दे दी गई। यानी ऐसा नहीं कि हम बुधई के लिए कह रहे हैं कि हम उसको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे उसकी कमाई से, तो उधर राम खिलावन जो जमींदार है गांव का वो कहे कि भाई समानता की बात है, आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आप तो भेदभाव कर रहे हैं। तो संविधान में संशोधन करके ये कर दिया गया कि अगर इनका उल्लंघन हो तो अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों का कुछ प्रोविजन लागू करना चाहते हैं तो 14, 19 और 31 का उल्लंघन ना माना जाए। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति यही समिति है जिसकी सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इसने सिफारिश तो कई सारी दिए थे लेकिन सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 11वां जोड़ा गया, वो भी हम लोग देखेंगे। एक नया भाग 14 भाग 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51 क जोड़ा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपातकाल के लिए क्या प्रोविजन किया गया? राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगाने का अधिकार दे दिया गया। चलिए अब है 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने यह संशोधन किया था और मोस्टली चीजें जो 42वें संविधान संशोधन में की गई थी उसको पलटने की बात की गई। 1978 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 साल कर दिया गया। पलट दिया वो फैसला पिछला वाला जो 6 साल किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पहले क्या किया गया कि बाध्यकारी बना दिया गया था कि नहीं नहीं हम अब कह रहे हैं ये बिल दिया है साइन करिए तो साइन करिए। अब क्या है कि राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकता है कि एक बार सोचिए। आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति के शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी अब आपातकाल ये नहीं कहा जाएगा कि मुझे लग रहा है कि भारत में अशांति होने वाली है तो हम आपातकाल लगा दें। नहीं, जब तक डिक्लेयर ना हो जाए कि कुछ समुदाय, कुछ लोग आपस में विद्रोह पे उतर आए हैं और साथ ही साथ तलवार, बल्लम, बंदूक लेकर के निकल आए हैं, हत्याएं हो सकती हैं, तब तक आप आपातकाल का प्रयोग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। पहले क्या था? पहले था कि प्रधानमंत्री ने फोन किया राष्ट्रपति को और कहा कि मन कर रहा है आपातकाल लगाने का, लगा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है लगा देते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद लगा दिया। लेकिन 1978 में जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई तो उन्होंने प्रोविजन किया कि अब राष्ट्रपति को जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखित रूप से न दे दे कि आपातकाल लगाना अनिवार्य है, तब तक आपातकाल राष्ट्रपति नहीं लगाएगा। ठीक है। अगला क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करते हुए संविधान में अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया। यानी इसे मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक अधिकार होने का मतलब अब अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पे जहां आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे, अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया। अब आप सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, मौलिक अधिकार की तरह से दावा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 और 21 को कहा गया कि निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी आप आपातकाल तो लगा सकते हैं लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो मौलिक अधिकार है ये कभी समाप्त नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, आपातकाल में भी ना समाप्त होने वाले मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21, जिसमें क्या बात कही गई है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। ऐसा क्यों किया गया? जिसकी पार्टी की सरकार, जिसने आपातकाल लगाया,
और मान लो मैं कोई कांग्रेस वाला सपा वाला हूं और वो कोई दूसरी पार्टी की सरकार चल रही है और मैं किसी दूसरी पार्टी का हूं, मैंने विद्रोह किया कि नहीं आप आपातकाल गलत लगाए हैं और उसको दिख गया है तो दूसरे पार्टी का है, खतरा है हमारे लिए, कहा ये देश विद्रोह है, राजद्रोह लगाओ, फांसी दो इसको। तो आर्टिकल 21 को इसलिए कह दिया गया कि आप विधि जो कानून बना हुआ है कि किस अपराध में कृषि को मृत्यु दंड मिल सकता है, उसी अपराध जो लिखित कानून में है आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। वरना देश में होता क्या, देश में अलग व्यवस्थाएं क्रिएट हो जाती। जिस सरकार की सरकार हो, जिस सत्ता में जो सरकार हो, उसका आपने विद्रोह किया, तुरंत आपको वीजा मिलता मौत का और आप निकल लेते संविधान संशोधन पे, आपके शरीर का संशोधन हो जाता। चलिए आज के इस वीडियो में मुझे लगता है अभी यहीं रोकना पड़ेगा, काफी लंबा जा रहा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको एक एक बार बस लाइन पढ़ा निकल जाता, लेकिन मेरा ओरिएंटेशन है आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का ताकि हर एक प्रकार के एग्जाम में आप इसका प्रयोग कर सके। और मुझे विश्वास है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। देखते रहिए एग्जाम 30 और पहुंचाते रहिए अन्य अभ्यर्थियों तक। थैंक्स लॉट। जय हिंद।